अस्सलाम वालेकुम बेटा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, थैंक यू। अब देखिए भाई, सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा छाजाओं के बारे में बता दूं। ठीक है। सबसे पहले मेरी जो डेजिग्नेशन है छाजाओं में, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, और जितना भी छाजाओं के अंदर मैथ्स के अंदर काम किया है मैंने, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ई कैट, इन सब में मेरी खिदमत जो है ना वो शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको छाजाओं के बारे में बता देता हूँ कि छाजाओ जो है ना वो बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप अपने 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ई कैट, एम कैट, इन सब को जो है वो इन सब की चीजों से जो है ना वो फायदा उठा सकते। अब इसका जो सबसे बेसिक जो पर्पस है ना आप लोगों के लिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने देना है जिसके अंदर आप क्या कर सकें, घर बैठे पढ़ सकें। तो बहुत सालों पहले जब कोविड आया था उस वक्त भी हमने ये क्लासेस शुरू की थी। मैंने और सर अजहर खान दोनों हम लोगों ने मिलकर इन क्लासेस को स्टार्ट किया था। तो उस वक्त जाहिर सी बात इतनी कोई तादाद नहीं थी, लेकिन अब जो है माशाल्लाह हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। तो हमने एक ये आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया कि आप लोग मैट्रिक की जो ऑनलाइन जो लाइव क्लास है वो अपने घर पे बैठ के ले सकते। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लोगों ने 9 का पेपर दिया होगा, और 9 के पेपर देने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि भाई जहां भी तुमने पढ़ा होगा 9 में, तो कुछ कमियां रही होंगी, कुछ चीजें रह गई होंगी। तो अब तुम्हारे पास एक मौका और है, ताकि तुम आगे जाके जो है वो मैथ्स अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो ना, तो आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हो, कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें मैथ्स का आना बहुत जरूरी है। अब मैथ्स के अंदर, अब तुम मैट्रिक कर चुके हो, मैट्रिक करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर किसी सवाल में उससे पूछा जाए उस बच्चे से, ए बेटा मुझे ये बता दो कि -1 और +2 का क्या आंसर है, तो इसमें भी लैग कर रहा होगा। ठीक है, -1 और +2 सही है, इसका भी आंसर वो बेचारा नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। तो जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो वो बड़ा इन चीजों में फंस रहा है कि 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या होगा, और -2 में से -3 करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, मेरा जो थोड़ा सा वे है ना पढ़ाने का, वो ये है कि बच्चे को सिखा दिया जाए कि मैथ्स कैसे सॉल्व करें। सही है, ये नहीं हो कि मैं हर सवाल को उसमें रट्टा लगवाऊं कि भाई रट्टा लगा लो, और अभी मैं 9th क्लास लेकर आया हूं तो मैं उनको भी ये समझा रहा था खुद से लिखो इस चीज। जब तुम खुद से कोई चीज लिखोगे तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ बैठ जाएगी। सही है, अभी देखो मैंने एक सवाल तुम्हारे सामने लिखा कि -1 + 2 का क्या आंसर है। कितने बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि -1 + 2 का क्या आंसर, बिना किसी उसके कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, ये बता दो कि -1 + 2 को कैसे सॉल्व करोगे। हाँ भाई, उमर नईम कह रहे हैं 1 है। अच्छा, बशारत एक स्टूडेंट है हमारे पास, 1 आंसर है, गुड। तो इसका हाँ देखो, बरीरा ने कहा -1। अब इसमें बेचारा मतलब आपके पास जो है ना, ये अर्थमेटिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सही है। अब मैं तुम्हें अगर ऐसे कहूं कि देखो भाई, तुम इसको 2 को ना ऐसा समझो कि तुम 2 जो है ना वो तुम्हारे पास एक तरीके से किसी चीज की क्वांटिटी है। तो तुम्हारे पास 2 सेब थे, और -1 जो है ना उसका मतलब है कि वो तुमने किसी को दे दी। 1 सेब तुमने किसी को दे दिया, तो 2 में से 1 सेब तुमने किसी को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? हाँ भाई, 2 में से 1 सेब तुमने किसी को दे दिए तो तुम्हारे पास कितने बचे? हाँ भाई बरीरा, 1 बचा। क्या तुम अभी लॉस में हो, या तुम्हारे पास अभी भी सेब मौजूद है? अभी भी तुम्हारे पास सेब मौजूद है, या तुम लॉस में चले गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना? 1 सेब तुम्हारे पास मौजूद है, तो 1 है, तो इस वजह से यहां पे आंसर आता है +1। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं तुमसे यही कहता कि देखो भाई, 5 है, 5 में से -6 निकाल दो, 5 में से क्या निकाल दो, -6 निकाल दो। हाँ भाई, 5 में से -6 निकाल दो, क्या आंसर आता भाई? हाँ भाई, क्या आंसर आता? 5 में से 6 निकालने पे क्या आंसर आता? -1। अब सर -1 क्यों आ गया? अब -1 इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे पास 5 सेब थे, तुमने किसी को 6 दे दिए, मतलब एक तुमने किसी से उधार लिया होगा, और जब उधारी में बंदा चलता है ना तो उसके साथ होता है माइनस का साइन। किस चीज का साइन होता है? उसके पास माइनस का साइन होता है। तो ये असल में कॉन्सेप्ट है इसका। समझ में आ रही बात? तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा ही होता है कि भाई आपको रियल लाइफ से चीजों को समझाया जाए, ताकि आपको ये पता चले
कि भाई आपको ना ये, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये छोटी सी एग्जांपल देने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ छाजाओ के बारे में। देखिए छाजाओ के अंदर जो है ना, सबसे पहली चीज क्या है कि छाजाओ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हमने ये तमाम चीजें डाली हुई, जिसमें एक जो आपके पास पर्सपेक्टिव है वो है लाइव क्लासेस का। तो जो हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं ना, इसके अंदर हम आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे मैट्रिक का, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो हम आपको कंप्लीट कोर्स इसका पढ़ाएंगे। तो जितनी तैयारी आपकी है वो सारी इस प्लेटफॉर्म से हो जाएगी, सही है। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये तमाम के तमाम जो है ना बेटा, हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग विद पास पेपर्स एंड जो आपके पास बाकी चीजें हैं, आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हम आपको यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और आपने यहाँ पर इस नीयत के साथ पढ़ना है कि भाई देखें कुछ भी हो जाए, मुझे छाजाओ की लाइव क्लासेस को जब मैं अटेंड करूंगा तो उसका काम मेरे पास पूरा हो, मेरा रजिस्टर बना हुआ हो, ठीक है। मैथ्स में सबसे पहली चीज है आपका रजिस्टर आपके पास बना हो, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि रजिस्टर बना लें, रजिस्टर बनाएं, और ये मैं रजिस्टर चेक भी करूंगा आपका इंशाल्लाह। जैसे आपकी एक फिजिकल क्लास होती है, जस्ट लाइक अ फीलिंग लाइक फिजिकल क्लास, वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा छाजाओ के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलते। देखिए सबसे पहली चीज, छाजाओ के अंदर आपके पास क्या क्या मौजूद है। तो ये आपके पास छाजाओ की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि छाजाओ में आपके पास 50,000 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। अब उसमें 9 भी है, उसमें मैट्रिक भी है, उसमें फर्स्ट ईयर भी है, उसमें सेकेंड ईयर भी है, उसमें ई कैट भी है, उसमें एम कैट भी है। इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन बने हुए हैं, जो कि मैथ्स वाले, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने मैथ्स के सारा काम मैंने किया है। तो इसके अंदर जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे मैथ्स की रिकॉर्डिंग के, वो सारे मेरे एंड से बन के गए हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद लाइव एनालिटिक्स है, जिसको मैं आगे आपके सामने आप अपनी प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ये डिफरेंट कैटेगरीज के टेस्ट हैं। अब ये आपको कैसे मिलेंगे, जब आप हमारी लाइव क्लासेस लेंगे तो लाजमी सी बात है जब चैप्टर खत्म होगा तो एमसीक्यूज तो करने हैं, तो एमसीक्यूज को करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा, हमारे पास हर टेस्ट के साथ एनालिटिकल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। अब आप पेपर देकर आए, सही है ना, 9 क्लास का पेपर आपने दिया, पेपर कैसा हुआ आप लोग सबों का, मैथ्स का पेपर कैसा हुआ ये बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा इस क्लास में ना कोशिश कीजिएगा आप मुझसे बात करें जैसे आप अपने टीचर से क्लास में बात कर रहे होते हैं, तो आपको क्लास बोरिंग नहीं लगेगी, मजा आएगा, ठीक है। तो अच्छा लगेगा आप, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप मुझे ऐसा समझे कि आप, मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बहुत अच्छा हुआ मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा अब ईमानदारी से एक बात बताओ सारे, ये बताओ मुझे तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आती, जल्दी से, ऐसी ईमानदारी से, ऐसी एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। आती है, सबको आती है, हाँ भाई सबको आती है, पक्की बात है, गुड, चलो सही है, ठीक है। और इस क्लास में ना बेटा एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने मेरे सवाल का जवाब देना है, जो सवाल आपको मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो छाजाओ का एक फायदा ये है कि जैसे ही आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है ना एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इतने सवाल सही किए, इतने सवाल गलत किए, इतने सवालों में ये मसला हुआ, इतने सवाल आपने स्किप कर दिए, ये आपको छाजाओ पे पता चल जाता है। तो दूसरा बड़ा फायदा छाजाओ का आपके पास ये होता है। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा नेक्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। अच्छा मेरा नाम वक्कास है और मैंने कंप्यूटर साइंस किया था 2018 में KU UBIT से, ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। 11 प्लस ईयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एज अ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर सर्व किया है, और आईबे ग्रेड्स के अंदर मैं हेड ऑफ मैथ्स की जो है वो पोजीशन पे मौजूद हूँ इस वक्त, और छाजाओ के अंदर कंटेंट क्रिएटर और एज अ मतलब कोर्स हेड जो है वो मैथ्स का, वो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा मुझसे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक तो आप लाइव क्लासेस में मेरे साथ मौजूद होंगे, कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे। यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग, अब ये क्या चीज है सर, क्या मतलब यूनिक वे, मतलब वे तो एक ही होता है। तो मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास अगर एक सवाल है 1/3, अब मुझे कौन बता सकता है इसका आंसर बिना कैलकुलेटर को यूज किए, 1 से बड़ा आएगा 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा आएगा 1 से छोटा आएगा, कोई लॉजिक होती है इसके पीछे। सुदैस अहमद कह रहे हैं 1.5, ये मैंने 5/4 एक और नंबर रखा, किसी के पास लॉजिक
मालूम है किसी को इसका आंसर अगर 1 से छोटा है तो किस बिना पर है, 1 से बड़ा है तो किस बिना पर है? हाँ भाई, किसी को मालूम है? ऑल ऑफ यू। देखे, सबसे पहली चीज है ना, मैथ की बेसिक को समझे आप। ये न्यूमरेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं एन, ये आपके पास कहलाता है न्यूमरेटर, और ये आपके पास कहलाता है डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और ये कहलाता है डिनोमिनेटर। तो आपको नजर आ रहा होगा ऊपर वाले में न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी, ये न्यूमरेटर इसमें छोटा है और डिनोमिनेटर इसमें क्या है, बड़ा है। और इसमें आप देखें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, छोटा है। तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो होता यह है कि आपके पास वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है। न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो वैल्यू 1 से क्या आ जाती है, छोटी आ जाती है। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसका आंसर 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? तो 5/4 का आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेस देन 1। ओके की रिपोर्ट है, सबको समझ में आया भाई? ये बरीरा, सुदैस, आशीष, जकी खान, हाँ भाई क्लियर यहां तक? बात समझ में आई सबको? तो ये एक्चुअली में सही है। हाँ देखो, ये नंबर आया आपके पास 4/5। अब ये बताओ शहजादे, ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, ऐसे ही है? ऊपर कौन सा नंबर है, छोटा है, नीचे कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर। ठीक है, क्लियर है? ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है। ऊपर अगर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो आंसर आएगा 1 से छोटा। आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 5/4, तो ऊपर बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर, आंसर आएगा 1 से बड़ा। हाँ भाई क्लियर? अब सुदैस अहमद, समझ में आ गई भाई बात? क्लियर? आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं ना, नंबर 1 से बड़ा होगा, नंबर 1 से छोटा होगा, है ना? ऐसे ही है ना? ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, जल्दी से, शाबाश। लेसर देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेसर देन 1 और ग्रेटर देन 1? हाँ, 1 से छोटा होगा सर। 1 से क्या होगा, छोटा होगा। देखो ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको ये छोटी सी बात टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पता नहीं है। क्यों नहीं है पता? वो उसकी वजह ये कि आपने मैथ्स उस तरीके से नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग का मतलब ही यही है कि मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके अंदर आपको ये पता होगा कि भाई मैं तो देख के बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपको मेरे साथ सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा पास पेपर ऑफ सॉल्विंग, पास पेपर सॉल्विंग मतलब पास पेपर को सॉल्व करना, वो हम इन्हीं क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे उसके पास पेपर को भी हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी, आपको समझ आया या नहीं आया? कि किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में देखकर आपको ये समझ आ जाए कि भाई वो नंबर 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ठीक है, क्लियर? क्लियर, डन, आगे चलें। सही है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको बताता हूं आगे हम क्या करने वाले। देखिए, सबसे पहले आपके पास ये कोर्स आउटलाइन है हमारे पास मैट्रिक की। सही है, मैट्रिक की कोर्स आउटलाइन है, और इस आउटलाइन के अंदर हमारे पास ये चैप्टर्स आपके पास मौजूद है, जैसे 9 में मौजूद है। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शन का। सही है, ये सेट्स एंड फंक्शन का चैप्टर नया इंक्लूड हुआ है आपकी किताब में। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएशन, फिर ये मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर्स अभी मैंने मार्क किए आपके सामने, इनके साथ मामला ये है, इनके साथ मामला ये है कि वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर थ्योरम्स मौजूद नहीं है। सही है, बिल्कुल होंगे, टेस्ट भी होंगे। सही है, टेस्ट भी होंगे, सारी चीजें होंगी बेटा। जैसे एक क्लास होती है उसी तरीके से आप यहाँ पर हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इनमें आपके पास थ्योरम्स नहीं है। जबकि ये जो चैप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर आपके पास क्या मौजूद है, इनके अंदर आपके पास मौजूद है, इनके अंदर आपके पास थ्योरम्स मौजूद हैं। ठीक है, इनमें क्या मौजूद है, थ्योरम्स। 9 में किस किस को थ्योरम समझ में आए थे, ईमानदारी के साथ बताओ। थ्योरम समझ में आया था भाई तुम लोगों को 9 में? तुम लोगों ने तो 9 में थ्योरम्स किए थे ना, समझ आए थे तुम लोगों को, या रट्टा लगा के गए थे? हैं? तो 9 के जो थ्योरम्स हैं वो इसी तरीके से मैट्रिक में भी थ्योरम्स हैं। तो इंशाल्लाह इस यहाँ जो क्लास होगी इसमें तुम्हें थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और तुम बड़े मजे से इसको कर लोगे। ठीक है, जो थ्योरम्स आते हैं पेपर में इंशाल्लाह वो मैं क्लास में आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर्स हैं ये निहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये चैप्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, हाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि भाई इससे जो है ना आगे की चीजें चलेंगी। आप में से बहुत सारे लोग अभी से ये डिसाइड करके बैठे होंगे कि आगे हमें किसी फील्ड में जाना है। सही है ना, ऐसे ही है ना? क्या करना चाह रहे हो आगे जरा मुझे बताओ। कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो, मेडिकल की फील्ड में जाना चाह रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और भाई, और भाई, उमर नहीं क्या करना चाह रहे हैं बेटा आप? बशारत आप क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है। अयान क्या करना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं ना, तो उसमें मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैथ्स जो है वो हर जगह आपको नजर आएगी। तो मैथ्स के नजर आने का मतलब यही होता है कि बेटा हर जगह पे मैथ्स का इस्तेमाल मौजूद है। सही है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है। सही है, मैथ्स तो खुद ही अपने आप में मैथ्स है। ठीक है, तो हर जगह पे मैथ्स का इस्तेमाल होगा। सबसे ज्यादा आजकल आप सुन रहे होंगे, बहुत ज्यादा मार्केट में बात जो है ना वो मौजूद है, मशीन लर्निंग। सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस, इन सब का जो ताल्लुक है ना आखिर में ये जाके फंसता है मैथ्स में। अगर मैथ्स आपको अच्छी आती है तो आप जो है ना वो बहुत अच्छे से इन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आती बेटा तो आप फिर परेशानी का शिकार होते हैं। तो आगे जाके भी आपको मैथ्स पढ़नी है तो कोशिश कीजिएगा दिल लगा के पढ़ें, और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा जैसे आपकी क्लास होती है ना उस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लें। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास इसका कोर्स कंटेंट है, जिसके अंदर टोटल आपके पास 16 से लेके 29 तक के चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स के अंदर वही सारी बातें हम दोबारा से करेंगे कि जो मामला है ना वो बिल्कुल 9 वाला है। अब देखो एक बच्चे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मैथ्स मौजूद है। फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे भी मैथ्स मिलेगी, केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर भी मैथ्स मिलेगी। मतलब मैथ्स तो हर जगह पे मौजूद है। ठीक है। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैथ्स की अहमियत को आपने समझना है कि मैथ्स जो है ना वो हर जगह पे आपको मिलेगी, और इसको आपने इस्तेमाल तो करना ही करना है। ठीक है। अच्छा, हम जो यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ाने का तरीका मेरा इस तरह है कि मैं तरतीब से नहीं पढ़ाता। जैसे पहले एक चैप्टर मैंने पहला चैप्टर मिसाल के तौर पर पढ़ा दिया आपको, तो हो सकता है मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जितने भी सवाल आपके किताब में है वो सब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी मैं यहाँ चेक करूंगा आपका। टेस्ट भी आपका होगा इंशाल्लाह हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का। ठीक है। तो अगर आप ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको किसी कोचिंग, किसी स्कूल में जाने, मतलब स्कूल में, मतलब आप तो पढ़ रहे होंगे माशाल्लाह से, मतलब आपको किसी और प्लेटफॉर्म की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, ये सब आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है। अब जरा मैं आपको बता दूं आपका कोर्स का पैटर्न। ठीक है। हमारे पास 3 सेक्शंस है पेपर के अंदर। 3 सेक्शन आए थे ना आप लोग के 9 के पेपर में भी, इसी तरीके से हमारे पास मैट्रिक में भी 3 पोर्शन मौजूद होते हैं। और इन 3 पोर्शन के अंदर आपके पास देखो, सेक्शन ए होता है हमारे पास एमसीक्यूज का। एक एमसीक्यूज हमारे पास 1 नंबर का होता है, तो 15 नंबर के कितने एमसीक्यूज हो गए? 15 एमसीक्यूज हो गए। ऐसे ही है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है एमसीक्यूज को लेकर कि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू, क्या जवाब होगा? 2, -2, +-2 और डी ऑल। जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा अंडर रूट 4 का। शाबाश शाबाश, बाकी सारे लोग गुड। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो एक बच्चे ने इसमें दिया मुझे गलत जवाब। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। अब एक बच्चा कह रहा है +-2, नहीं बेटा +-2 नहीं होता। आप कैलकुलेटर में लिखो अंडर रूट 4, आपको 2 मिलेगा। सही है। क्यों मिलेगा? क्योंकि अंडर रूट 4 जो है, रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो रूट अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आपके पास, तो 4 का आंसर सिंपल 2 आता है। सारे बच्चों को पता है इसके पीछे लॉजिक क्या है? 4 का आंसर जो 2 आता है, सब बच्चों को पता है क्या लॉजिक है? अंडर रूट 4 का आंसर जो 2 आएगा, उसकी लॉजिक ये होती है कि अंडर रूट 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है, जैसे ही स्क्वायर से रूट कटेगा आपके पास 2 बचेगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है। और एक और तरीका होता है, सर हमें ये पढ़ाया गया 2 × 2, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। जैसे पेयर बनेगा घर से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे पेयर बना, घर से बाहर निकल के 1 हो गया, तो 2 आंसर आ गया। +-2 नहीं आता इसका आंसर। क्यों नहीं आता? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। +-2 उस वक्त आएगा जब आपके पास क्या होगा, कि जब आपके पास दोनों तरफ रूट मौजूद होगा इस तरीके से। अगर मैं यहां पर अब रूट लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। समझ में आ रही बात? तो ये बच्चों आपके पास दोनों के दरमियान में फर्क होता है।
तो एमसीक्यूज तो एक ऐसी चीज है ना जिसको अगर आप सही से समझ नहीं सके तो वो आपको चकमा देके आगे निकल जाता। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सेक्शन बी आपके पास है किसके लिए? सेक्शन बी आपके पास किसके लिए? सेक्शन बी आपके पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। 6 सवाल आप करेंगे, एक के 5 नंबर हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 30। मतलब हर सवाल 5 नंबर का है, 6 क्वेश्चन आपने करने। इसी तरीके से यहाँ पे 3 सवाल करने, और 3 सवाल करने का मतलब यह है कि आपके पास क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा इज इक्वल टू 30। सही है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है। टोटल जो आपके पास नंबर यहाँ पे बनेंगे, बनेंगे 75। 75 नंबर का पेपर है। 75 नंबर के 75 नंबर आप ले सकते हैं। सही है भाई। तो 75 नंबर के पेपर में अगर आपने यहाँ पे ढंग से पढ़ा तो पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह यहाँ से 75 में से 75 नंबर आप कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मेरी क्लास के लिए कॉपी बनानी है छा जाओ के मैथ्स के लिए। सही है भाई, ये काम कितने लोगों ने कर लिया है और कितने लोग आज जाके कर लेंगे? जल्दी से बताओ, शाबाश, फटाफट। भाई क्लास में मुझसे बात करते रहोगे, मैं तुमसे बात करता रहूंगा तो क्लास बड़ी अच्छी गुजरेगी तुम्हारी। ठीक है, हाँ भाई, मैथ्स की कॉपी कितने लोगों ने बना ली? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड आशीष। तो आज से नियत करनी है भाई कि मैथ की कॉपी पहली फुर्सत में बन जाए, और मैथ की कॉपी बन जाएगी तो उसमें जो भी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, आपने पेंसिल, कॉपी, कैलकुलेटर अपने पास लेकर बैठना है। मोबाइल तो होगा, लैपटॉप होगा, सही है, टैबलेट होगा, आईपैड होगा, सही है। उसके साथ साथ आपने कॉपी, किताब और अपना टूल बॉक्स जो भी आपके पास है, हथियारों वाला बॉक्स जिसके अंदर आपके हथियार हैं, कलम भी एक हथियार है। ठीक है, तो वो लेकर बैठना है आपने। सही है भाई, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहला काम है आपका कि आज जाके आपने कॉपी बनानी है, और कॉपी बना के आपने उस पर आज से काम करना है। ठीक है, मैं कॉपी आपकी चेक भी करूंगा, टेस्ट भी लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सारी चीजें आपकी यहाँ पर होंगी, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि क्रॉस चेक मैं आपको करूंगा। ठीक है, तो और आप ईमानदार हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, दुनिया में जो है वो यही काम आपका रह गया है, ठीक है, पढ़ना। तो वो उस पढ़ने वाले काम को जितना आप अच्छे से कर ले उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा बेटा कि इसको जरूर आप जो है ना आज जाके कॉपी बना लें, ताकि हम जो है वो आगे की चीजों को फिर कर सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आज हम इंशाल्लाह करेंगे, एक कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर जो है ना वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सेट्स एंड फंक्शन का, जिसको चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास? 1। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस। देखिए ये दो अलग अलग चीजें, एक है सेट और एक क्या है? फंक्शन। सही है, तो सेट्स मैंने कुछ डायग्राम भी यहाँ पे आपके सामने बनाई हुई है। वो इसलिए बनाई हुई है भाई कि आपको पता चले कि भाई सेट का असल में लिटरल मीनिंग क्या है। सही है, देखो सेट की जो डेफिनेशन है ना हमारे पास, वो क्या होती है? सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सही है, कलेक्शन का मतलब समझते हो? कलेक्शन कहते हैं मजमुए को। सही है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जिसकी डेफिनेशन मेरे और तुम्हारे लिए सेम। सही है, मैंने तुमसे कहा तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, या तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, तो क्या मेरी और तुम्हारी पसंद मैच करेगी? जरूरी है ऐसा? हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्या मेरी और तुम्हारी पसंद मैच करेगी? जरूरी है ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना? सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं ब्लू कलर, मैं तुम्हें दिखा के बोलूं कि देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 0, तो क्या ये 0 मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए एक जैसा है? तुम भी इसको 0 बोलोगे, मैं भी इसको 0 बोलूंगा। सही है, ऐसे ही है ना अंडा। सही है, तो ये हमारे पास 0 जो है वो एक्चुअली में क्या है? ये हमारे पास एक नंबर है जिसको मैं और तुम एक जैसा बोल रहे हैं। और अगर मैं तुमसे बोलूं भाई देखो एक 1 2 3 4, सही है, कौन से नंबर होते हैं? ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं ये? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ऐसा ही है ना? तो 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये वेल डिफाइंड है। इसको क्या बोलोगे आप? वेल डिफाइंड बोलोगे। सही है, तो वेल डिफाइंड का मतलब सब बच्चों को समझ में आया? वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है?
वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की डेफिनेशन क्या हो, एक जैसी हो। सही है। तो जो सेट ऑफ कलर है, सेट ऑफ कलर्स, उनमें ब्लू को मैं भी ब्लू बोलूंगा, तुम भी ब्लू बोलोगे। सही है। रेड को मैं भी रेड बोलूंगा, तुम भी रेड बोलोगे, तो ये वेल डिफाइंड है। सही है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है भाई, अलग अलग होंगे। अगर एक कलर का सेट है तो उसमें तमाम कलर एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ। हाँ भाई, अलग अलग होंगे? नहीं उमर बेटा, अगर एक कलर पेंसिल का सेट है तो उसमें कलर पेंसिल का जो सेट होता है, देखा होगा आप लोगों ने, मार्कर का जो सेट होता है, उसके अंदर हर मार्कर का कलर एक दूसरे से अलग अलग होता है। ब्लू है, रेड है, पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, ये सब एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है। तो जो कलर पेंसिल का जो सेट होगा वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? वो आपके पास सेट में शुमार किया जाएगा। सही है। अच्छा अब ये बताओ, सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 9, ये सेट होगा या नहीं होगा? क्या बोला मैंने? सेट ऑफ बुक ऑफ क्लास 9, जल्दी बताओ। हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो आपके पास बुक्स होंगी वो सारी एक दूसरे से क्या होंगी, अलग अलग होंगी। पहली फिजिक्स है, असगर खान पढ़ा रहे हैं। दूसरी केमिस्ट्री है, अरसलान पढ़ा रहे हैं। तीसरी बायो है, हमजा पढ़ा रहे हैं। चौथी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, सही है, अब्दुल्ला पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ बुक्स और सेट ऑफ टीचर्स एट छा जाओ, ऐसा ही है ना? ये टीचर्स भी अलग अलग हैं, सबका सब्जेक्ट भी अलग अलग है, लेकिन ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टीचर्स हो गया। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? तो बेटा इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेट। डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? सबको समझ आया? सही है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी, दिमाग में आएगा कि कुछ पढ़ के गए हो। सही है। तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या बताया मैंने? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कोई मसला सब किसी को? सही है। अच्छा अब एक बताओ, तुम्हारे पास जो है, हाँ ये लिख लो बेटा। अच्छा भाई सारे जो है ना, ये सारे लिखते हुए चलेंगे। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जल्दी से नोट करो सारे बच्चे। सही है। सब अपने कॉपी पेन नोटबुक सामने रखेंगे और नोट करते जाएंगे। नोटेड? तस्वीर नहीं खींचनी है, लिखना है कॉपी पे। सही है, कर लिया, वेरी गुड। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, सही है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बरीरा बेटा। ठीक है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा ये ए क्या चीज है? ए को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सेट को रिप्रेजेंट करवाना है तो सेट को रिप्रेजेंट करवाने का मतलब है उसमें किस चीज का इस्तेमाल करो आप? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करो। किसी को इसमें कोई मसला बेटा? सेट की रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैसे होगी? कैपिटल लेटर से। आप कभी नहीं देखोगे किताब में लिखा हुआ है कोई स्मॉल लेटर इस्तेमाल किए गए। हमेशा कैसा लेटर इस्तेमाल किया जाता है? कैपिटल लेटर। सर आप इतनी बारीक बारीक बातें बता रहे हैं, बेटा यही असल में जो है ना साइंस की खूबसूरती है कि आपको हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट देखते हैं और आगे ये स्लाइड में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर, और क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्स, और क्या बोलते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। मेंबर भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्लियर? ये जो नंबर्स अंदर लिखे हुए हैं। और सेट के लिए हमेशा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखो एक छोटी सी चीज है सेट, और उस सेट के अंदर कितनी छोटी छोटी बातें। सही है। सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो। दूसरी बात क्या है कि करली ब्रैकेट में लिखो। अगर यूं लिखोगे, सही है, यूं लिखोगे गलत हो जाएगा, यूं लिखोगे गलत हो जाएगा। तरीका कार ये बना के दिया है, ऐसे लिखना है। समझ में आ रही है बात? तो सेट को हमेशा, सही है, कैपिटल लेटर से लिखो, कर्ली ब्रैकेट में लिखो। अंदर जो लिखा है उसमें क्या होगा? वो मेंबर भी है, वो एलिमेंट भी है, वो ऑब्जेक्ट भी है। सही है। अच्छा एक और बात, अब एक बात बताओ सारे बच्चे,
A1 2 3, क्या ये सेट होगा? क्या ये सेट होगा? ये मैं तुम्हें एमसीक्यूज की बारीक बारीक बातें बता रहा हूं। हाँ भाई, क्या ये सेट होगा? जल्दी से बताओ। नहीं होगा। अरियान आसिफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुदैस अहमद ने गलत दिया है जवाब। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं गलत सही बोल रहा हूँ नाम ले लेके, तो नाराज नहीं होइएगा। ये जस्ट आपको एक तरह की जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कि आपको एक तरह की जो है ना एहसास दिलाने के भाई पढ़ लिया है, लेकिन और ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सेट में या तो नंबर्स हो सकते हैं या अल्फाबेट हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पहली बात क्या समझ में आई आपको? कि जो सेट होता है उसके अंदर या तो नंबर होंगे, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो अल्फाबेट होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पहली बात क्या लिखोगे? पहली बात ये लिखी आपने कि सेट कंटेन्स ओनली नंबर और अल्फाबेट, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सही है। या तो नंबर होंगे या तो अल्फाबेट होगा, या तो नंबर होंगे या तो क्या होगा, अल्फाबेट होगा। क्लियर यहां तक बात? सही है, सबको समझ में आई ये बात? अच्छा, एक और बात बताओ। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं यहां पर मिसाल के तौर पर 1 2 2 3, ये बताओ ये सेट होगा या नहीं होगा? जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई, ये सेट होगा या नहीं होगा? होगा, पक्का? रयान कह रहा होगा, अयान भी कह रहा होगा। हाँ भाई, ऊपर डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अलहदा। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? अलहदा, अलग अलग एक दूसरे से। सही है। तो क्या इसमें तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये 2 और 2 रिपीट हो गया, 2 और 2 रिपीट हो गया। तो किसी भी सेट के अंदर अगर नंबर रिपीट हो जाएं तो फिर वो सेट नहीं होगा। नंबर एक दूसरे से अलग होंगे, अल्फाबेट एक दूसरे से अलग होंगे। कितनी बातें समझ में आई सेट के बारे में? देखो, पहली बात, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग और वेल डिफाइन होंगे। वेल डिफाइन का मतलब मेरे लिए और आपके लिए डेफिनेशन क्या होगी, एक जैसी होगी। दूसरी बात, ये जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तीसरी बात, करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। चौथी बात, सेट के अंदर एक वक्त में या तो अल्फाबेट होंगे या तो नंबर होंगे। पांचवी बात, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। एक नंबर एक बार आ गया दोबारा नहीं आना चाहिए, एक अल्फाबेट एक बार आ गया दोबारा नहीं आना चाहिए। ओके की रिपोर्ट? सबको बात समझ में आ गई? ये पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लो जल्दी से, शाबाश, गुड, फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, नोट डाउन कर लिया सबने? क्लियर हो गई कहानी? सबको समझ आ गया? कोई मसले वाली बात यहां तक? समझ आ रहा है भाई सबको? समझ आ रहा है? मैथ्स ऐसे पढ़ी है, ठीक है भाई? हाँ, समझ आ रहा है ना? मतलब कोई फर्क नजर आ रहा है ना कि भाई देखो, ये हमारे पास जो है ना, आपको कहानी समझ में आएगी कि भाई कर क्या रहे हैं भाई, क्लास है, क्या पढ़ा, वो सब आपके दिमाग में बैठेगा इंशाल्लाह। सही है? क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट पे चलते। अच्छा, अब ये हमारे पास एक जाना पहचाना टेबल है और आपने ये देखना है इसके अंदर कि सेट की जो नोटेशन है वो क्या है और सेट के कौन सा सेट किस तरीके से लिखा जाता है। देखो बेटा, सबसे पहला जो सेट है ना आपके पास, ठीक है, वो कौन सा है आपके पास? वो है नेचुरल नंबर का। सही है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकता है भाई आप में से? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर? जल्दी से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर? एनीवन नोज भाई? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको। हाँ भाई, स्टार्ट फ्रॉम 1, आधी डेफिनेशन है शहजादे। आशीष मेरा बेटा, आधी डेफिनेशन है ये। पूरी डेफिनेशन क्या होगी जल्दी से बताओ? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल। कहां तक जाएंगे सर? काउंट नहीं कर सकते। कोई कहता है 20, मैं कहता नहीं। कोई कहता है 25, मैं कहता नहीं। कोई कहता है 25,000, मैं कहता नहीं। ये अनकाउंटेबल है। हाँ भाई, स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल अनकाउंटेबल। डेफिनेशन लिखो सारे जल्दी जल्दी, शाबाश। सही है। नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल। खुद से अपने अल्फाज में लिख लो। सही है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर हो गई भाई? रयान, आशीष, अयान, बरीरा, सुदेश, उमर, क्लियर? हाँ भाई, रिप्लाई करना है भाई, ये सोना नहीं है क्लास में, ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलो। नेक्स्ट आपके पास है होल नंबर, डब्लू। सही है। डब्लू क्या होता है?
W इज अ होल नंबर। वाह वाह, शाबाश आशीष, वेरी गुड यार। देखो ऐसा होना चाहिए रिस्पॉन्स, बेहतरीन। क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड अनकाउंटेबल। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है सर? तो आप अब खड़े खड़े बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड अनकाउंटेबल, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अनकाउंटेबल। क्लियर यहां तक बात? हाँ भाई, सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सही है भाई। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अनकाउंटेबल, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड अनकाउंटेबल। आगे चलें, सबने नोट कर लिया भाई? नोटबुक में नोट कर रहे हो? दिखना चाहिए नोट कर रहे हो, सही है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड अनकाउंटेबल, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड अनकाउंटेबल, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? कि इंटीजर जो है वो नंबर होते हैं जो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को मिला के बताए गए हो, सही है, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, सही है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। एक होल नंबर का सेट जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज मौजूद हो, उनको हम इंटीजर कहते हैं। सही है भाई? इंटीजर की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? रयान, सुदेश, उमर, बरीरा, अयान, आशीष, जल्दी जल्दी भाई रिप्लाई करोगे सारे? ठीक है, होल नंबर इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? होल नंबर का सेट जिसमें हर नंबर के साथ आप प्लस माइनस लगा दो तो वो नंबर कहलाता है आपके पास इंटीजर। क्या कहलाता है वो आपके पास? इंटीजर कहलाता है। सही है भाई? सबको ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई? राइट डाउन करो। whole number set where every number has positive negative sign is called integer, is called integer। जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, ठीक है, नोट कर लिया। set of whole number which contain positive and negative sign is called integer, is called integer। रयान कह रहा है नेक्स्ट, बरीरा कह रही है अगेन। बता दिया भाई बरीरा? नोट डाउन कर लिया आपने? चलो नेक्स्ट आते हैं आप इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं कि सर होल नंबर का सेट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर नंबर वन से स्टार्ट होगा और हर नंबर के साथ क्या लगा होगा? माइनस लगा होगा। सही है, हर नंबर के साथ क्या लगा होगा? माइनस लगा होगा। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं सर? उस नंबर को हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर जो है वो हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ नेगेटिव इंटीजर जिनमें क्या लगा होता है? माइनस लगा होता है। ये बात सबको क्लियर? सबको समझ आ गया? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, लेकिन जब नेगेटिव की बात करेंगे तो सिर्फ नेगेटिव है, पॉजिटिव की बात करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव। ओके रयान? ऑड इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें, ऑड नंबर वर्सेस ऑड इंटीजर क्या फर्क होगा? हाँ भाई, ऑड नंबर और ऑड इंटीजर में क्या फर्क होगा? जल्दी जल्दी। ऑड नंबर और ऑड इंटीजर में क्या फर्क होगा? नहीं सुदेश गलत बता रहे बेटा। ऑड इंटीजर और ऑड नंबर में क्या फर्क होगा? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। सही है, इंटीजर में क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। इंटीजर का वर्ड ही इस्तेमाल होता है जब आप प्लस और माइनस दोनों ले लो। समझ लो बात को? तो ऑड नंबर को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? तो ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। ये जो बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं 1, 3, 5, 7, ये जस्ट मुझे ये बता रहे हैं कि ये नंबर्स होते हैं, डेफिनेशन नहीं पता। तो डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, और अगर उन नंबर के साथ प्लस माइनस लग जाए तो वो कहलाते हैं ऑड इंटीजर। अब सबको मेरी बात समझ में आ गई? ऑड इंटीजर और नंबर में फर्क समझ में आ गया? तो ऑड नंबर और इंटीजर में फर्क क्या होता है? ऑड नंबर वो नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते लेकिन प्लस माइनस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। और अगर वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते लेकिन उनके साथ प्लस माइनस होगा तो वो कहलाते हैं ऑड इंटीजर। क्लियर भाई? रयान, सुदेश, उमर नईम, बरीरा, आशीष, क्लियर? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो।
ऑड नंबर और इंटीजर को, ऑड नंबर वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, उनमें प्लस माइनस नहीं होता। सही है। ऑड इंटीजर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, लेकिन उनमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो अब इवन इंटीजर की डेफिनेशन तुम खुद बता दो। इवन इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? इवन इंटीजर की क्या डेफिनेशन होगी, जल्दी से बताओ। हाँ भाई सारे जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ, जो 2 के टेबल में आते, वेरी गुड बरीरा, सही है भाई, शाबाश सुदैश, वेरी गुड। बेटा ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम लोग बहुत आगे बढ़ोगे। सही है, इंटरेस्ट से पढ़ो, अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। सही है। तो इवन इंटीजर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में, सही है, आते हैं, उनको इवन इंटीजर कहते हैं। उनके साथ क्या होता है, प्लस माइनस होता है। क्या होता है इनके साथ? प्लस माइनस। नहीं बेटा, जीरो भी एक इवन इंटीजर है, जीरो भी एक इवन इंटीजर है। अब कोई मुझे बताएगा कि जीरो के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं है? वाई जीरो डज नॉट कंटेन प्लस माइनस? जल्दी से, जीरो के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ, जीरो के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं है? वाई जीरो डज नॉट कंटेन प्लस माइनस? जीरो इज न्यूट्रल, शाबाश, वेरी गुड, सही है। अच्छा, तुम लोग सबों ने ये पढ़ा होगा, एक हमारे पास होती है ग्राफ नाम की चीज, ये होता है आपके पास जीरो, और ये होता है वन, ये होता है माइनस। तो बेटा देख, मेरी पोजीशन अभी क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूं ऐसे, सही है। जैसे मैं इधर गया, मेरी पोजीशन लेफ्ट, मैं इधर गया, मेरी पोजीशन राइट। लेकिन जब तक मैं सेंटर में खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, न्यूट्रल है। तो इस न्यूट्रल पोजीशन को ना मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं, ना मैं नेगेटिव बोल सकता हूं। समझ में आ रही बात? ना मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं, ना मैं क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव बोल सकता हूं। ठीक है। जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, जब मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन दरमियान में मैं क्या हूं, न्यूट्रल। तो जीरो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं रख सकते। क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, चलो, ये हो गया तुम्हारा ऑड इंटीजर, ये तुम्हारा हो गया इवन इंटीजर। नेक्स्ट है रेशनल। हाँ भाई, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? हाँ भाई, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, किसी को मालूम है? हाँ भाई जल्दी से बता दो, शाबाश, फटाफट। हाँ भाई, एनीवन नोज? नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई। देखो, रैशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें। किस फॉर्म में लिख दें? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें। उन नंबर्स को हम कहते हैं कौन से नंबर? रैशनल नंबर। सही है। ये अपॉन वाली जो कहानी है ना बेटा, आप इसको थोड़ा सा आपने चेंज करना है। क्या करना है? आपने बताना है कि देखो भाई, एक नंबर है 1/2, तो ये रैशनल है। मैंने कहा है, क्यों? क्योंकि इसका फ्रैक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। जितने भी रूट में नंबर होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता, √2, ये इर्रेशनल है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है। समझ रहे हो सब मेरी बात? तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग उनको? रैशनल नंबर कहते हैं। और एक और वजह होती है। क्या वजह होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ 1/2 तो इसका आंसर आता है 0.5। लेकिन अगर मेरे पास लिखा हुआ 1/3 तो इसका आंसर है 0.3333 एंड सो ऑन। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, इसके अंदर तुम्हारे पास ये जो है, इसमें डेसिमल टर्मिनेट हो गया, इसमें डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ। तो जिसमें डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है वो रैशनल है, लेकिन जिसमें डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता और उसमें एक रिपीटेड ऑर्डर है तो वो कहलाता है रैशनल। मैं रिपीटेड ऑर्डर से मुराद सर, मतलब हर 3 के बाद 3 आ रहा है तो वो रैशनल होगा। सही है, हर 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो सादा सी डेफिनेशन तो ये है कि जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके रैशनल है। सही है। थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो क्या बताओगे? डेसिमल टर्मिनेट हो गया तो रैशनल है, डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ तो भी रैशनल के इम्कानात होते हैं। अगर रिपीटेड ऑर्डर है, रिपीटेड ऑर्डर का मतलब क्या है कि नंबर एक जैसी तरतीब से रिपीट हो रहा, जैसे 3 के बाद 3 आ रहा है, अब अगर लिखा हुआ आ रहा है 0.4242, क्या ये नंबर रैशनल होगा? आप लोग मुझे बताओ, 0.424242, क्या ये नंबर रैशनल होगा? बरीरा कह रही नहीं होगा। हाँ भाई बाकी लोग, हाँ भाई बाकी लोग, हाँ भाई होगा, होगा। क्यों होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, 4 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। एक तरतीब बनती हुई नजर आ रही है आपको? अयान, आसिफ, सुदैस, बरीरा, तरतीब बनती हुई नजर आ रही है? 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, तो ये रैशनल होगा।
ये क्या होगा, रैशनल होगा। अब मैं आपको इरेशनल की एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मेरे पास लिखा हुआ 1.43156, क्या ये रैशनल होगा? क्या ये रैशनल होगा? हाँ भाई जल्दी से बताओ। ये रैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई तरतीब ही नहीं है सर। जब कोई तरतीब नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपके पास हो गया रैशनल, इररेशनल। लेकिन अगर तरतीब मौजूद है तो क्या होगा? तरतीब मौजूद है तो क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये बात आपने बहुत अच्छे से समझनी है भाई, कि अगर रैशनल नंबर कोई पूछ रहा है तो मैं उसको दो बातें बताऊंगा। पहला, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। दूसरा, डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा। तीसरा, टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीटेड ऑर्डर में। ये बात सबको क्लियर हो गई? नोट डाउन करो। पहला क्या बताया, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। दूसरा क्या बताया, डेसिमल टर्मिनेट होगा। तीसरा क्या बताया, डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीटेड ऑर्डर में होगा। रिपीटेड ऑर्डर सबको क्लियर है? रिपीटेड ऑर्डर सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। आशीष और बरिया, आप लोगों को रिपीटेड ऑर्डर समझ नहीं आया? दोबारा बताऊं? समझ आ गया आप लोगों को? जल्दी से ओके का रिप्लाई करो, बरीरा और आशीष। ठीक है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। ठीक है, जल्दी जल्दी तीन बातें बताइए मैंने, क्या क्या बताया है? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा, डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, नहीं हुआ तो रिपीटेड ऑर्डर में होगा। इसी का उल्टा इरेशनल में हो जाएगा। इसी का उल्टा कहां हो जाएगा, इरेशनल में हो जाएगा। वेल एंड गुड, ऑल ऑफ यू। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात छोटी छोटी सी करना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल भी निमट गया। इरेशनल निमट गया तो अब हमारे पास हो गया, अगली बात करते हैं हम, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जब आप रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला देते हो। रैशनल और इरेशनल दोनों को क्या करते हो आप, मिला देते हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब रैशनल नंबर कौन से हैं, जो फ्रैक्शन में, इरेशनल कौन से हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं है। तो सबको जब एक जगह पे कर दोगे तो वो सेट कहलाता है रियल नंबर। मेरी बात सबको समझ में आई? रैशनल नंबर कंबाइंड विद इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यूनियन का मतलब ही होता है कंबाइन कर देना। तो ऐसे नंबर जो कि, ऐसा सेट जो कि रैशनल और इरेशनल दोनों को कंटेन करेगा, उस नंबर का, उस सेट का नाम क्या होगा? उस सेट का नाम होगा रियल नंबर का सेट। सही है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है, बेहतरीन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? एक ओके का रिप्लाई करो जल्दी से, शाबाश। ठीक है, आयशा, फैसल, बेटा समझ में आ रहा है आपको? सुदैस, उमर, ठीक है। रियल नंबर की डेफिनेशन सबने नोट कर ली? रियल नंबर क्या होते हैं? जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को आपस में मिला के एक सेट में रख देते हैं तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, सही है? आज आपके पास छाजाओं का लिंक आया होगा, सही है? उसमें एक पासवर्ड होगा, उसमें एक आईडी होगी, क्या वो रियल नंबर है? क्या वो रियल नंबर है? क्या वो रियल नंबर है ना? क्यों है? क्योंकि वो नंबर भी इसी टाइप से बिलोंग करता है। तो जितने भी दुनिया में नंबर है ना, सारे रियल नंबर हैं। आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। दिखता है तो पिटता है बेचारा, सही है? तो आपके मोबाइल सेल फोन का नंबर होगा, सही है, वो नंबर भी कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, आपकी आईडी होगी, आपका पासवर्ड होगा, सही है, जो पासवर्ड में जो नंबर आप डालते हैं वो कैसे नंबर हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि दुनिया में जितने नंबर मुझे दिख रहे हैं सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर। सही है, रियल नंबर सबको क्लियर हो गया? रियल नंबर आप सबको समझ में आ गई बात, कि व्हाट इज रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो रियल नंबर का सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें रैशनल और इरेशनल सब क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। सही है भाई, क्लियर है? आगे चलें, सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? सही है, तो सेट को लिखने के, डिफाइन करने के तीन तरीके। पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव। कौन सी फॉर्म कहलाती है पहली? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, सबकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है प्रेजेंटेशन में, बहुत अच्छे से आपको नजर आ रहा होगा, कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 11। जो चीज वर्डिंग में लिखी हुई हो, सही है, जो चीज क्या हो, वर्डिंग में लिखी हुई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वो कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो क्या कहलाती है आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। सही है, और द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर लेस देन 100।
ये भी कौन सी फॉर्म है बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? वर्डिंग में लिख के दिया, देख के समझ आ गया, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? चीजों को डिस्क्राइब करना। देख मतलब एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं उससे देख के बता सकता हूं कि वो कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वो आपको पूरी कहानी नहीं बताएगा, वो आपको यूं लिख कर देगा कि एक्स एक वेरिएबल है जो कि वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट है। एक्स एक ऑड नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 11 से क्या है, छोटी। सही है, 11 से क्या है भाई, छोटी। ठीक है, या उसके बराबर है। और एक्स एक क्यूब का नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 100 से छोटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है किसकी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जिसमें आपको स्टेटमेंट को वेरिएबल की मदद से लिखकर दिखा दिया जाता है। ये बात सबको क्लियर भाई? सुदेश, आशीष, उमर, बरीरा, आयशा, क्लियर भाई? ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? यहां तक बात सबको क्लियर? जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई उमर बेटा, बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। ये तो हमारी जानी पहचानी फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट में लिखकर दे दिया, कर्ली ब्रैकेट में लिखकर दे दिया। अब किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो सबसे बताओ आसान मेथड कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव है, सेट बिल्डर है, या फिर आपके पास रोस्टर फॉर्म है? कौन सा है? हाँ भाई कौन सी फॉर्म है, जल्दी से। शाबाश, शाबाश बरीरा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, और भाई और बच्चे? हाँ, तो इसी वजह से आपको अपनी किताबों में भी रोस्टर फॉर्म नजर आती है, आपको अपने मतलब एग्जाम में भी जो सवाल देता है वो रोस्टर फॉर्म में देता है। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है कि ये कौन सी फॉर्म है आपके पास। ठीक है, तो मेरी बात यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई? सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी, ठीक है, समझ आ रहा है भाई सबको? क्लास एंजॉय कर रहे हो? बोरियत तो नहीं हो रही? बोरियत तो नहीं हो रही? समझ आ रहा है? डन है? इसको नोट करो जल्दी से फटाफट, पिक्चर ले लो, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसको कॉपी जरूर करना है तुमने। ठीक है, कॉपी, लाजमी कॉपी करना है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ सेट। सही है, पहली टाइप मैंने आपके सामने रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या मतलब होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है अगर दो सेट हैं और दोनों के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद हैं, पोजीशन डज नॉट मैटर। ए सही है, फिर बी, फिर सी, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है डी। ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या है आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? बराबर है एंड सिमिलर है। और क्या है आपके पास? सिमिलर है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास बराबर हैं और क्या है भाई, सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। कौन सा सेट होगा आपके पास? इक्वल सेट। अच्छा ये बताओ, अगर एक सेट में ए बी सी डी है और एक में 1 2 3 4 है, पहले में भी 4 एलिमेंट, दूसरे में भी 4 एलिमेंट, तो क्या वो सेट इक्वल होगा? जल्दी से, पहले में ए बी सी डी है, दूसरे में 1 2 3 4 है, क्या वो सेट बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट और क्वांटिटी दोनों का सेम होना जरूरी है। इक्वल सेट के लिए क्वांटिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम होना जरूरी है बच्चों। सही है, क्लियर बात यहां तक? आगे चलें, अगला है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट का क्या मामला है? इक्विवेलेंट में आपके पास जो एलिमेंट हैं दोनों में बराबर होंगे, लेकिन दोनों की जो नेचर होगी वो अलग अलग होगी। जैसे पहले में आप देखो, सैंडविच है, एप्पल है, चिप्स है, और तीसरे में अल्फाबेट है। इसमें खाने वाले आइटम रखे हैं, भूख लग रही है, देख के ही भूख लगना शुरू हो गई। ठीक है, 5 मिनट रह गए। तो सैंडविच, एप्पल और चिप्स, और दूसरे में क्या है? शेप्स हैं। इसका मतलब दोनों इक्वल इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट की क्वांटिटी बराबर होगी, एलिमेंट सेम नहीं होंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट की क्वांटिटी क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे। इसको लिख के बता सकते हो? कैसे लिख सकते हैं इसको? यूं लिखते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? इक्वल और इक्विवेलेंट सबको क्लियर है? इक्वल को कैसे लिख के दिखाओगे? ए बराबर बी। क्लियर है बात यहां तक? चलो, अच्छा अब एक आखिरी बात मैं तुमसे कर लूं। ठीक है, आज की क्लास सबको समझ में आई?
मजा आया क्लास में? जल्दी से एक रिप्लाई कर दो। आज की क्लास सबको समझ में आई? जल्दी से एक रिप्लाई कर दो, ठीक है? कोई डाउट, कोई मसला? ठीक है, कोई डाउट, कोई मसला? ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, अब मेरी एक अनाउंसमेंट आपसे ये है, एक गुजारिश है, एक टीचर की आपके से एक रिक्वेस्ट भी है कि आपके साथ बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे, आपके कजन्स होंगे, सही है, जो आपके साथ क्लास 10 में अभी गए होंगे, तो उनको आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस क्लास के बारे में शेयर करना है, ठीक है? उनको मैसेज करना है कि भाई आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, ताकि क्लास में और ज्यादा मजा आए। दोस्त भी होंगे क्लास में, और मजा आएगा पढ़ने में। तो आपने क्या करना है, हमारे जो एडमिन के ग्रुप के जो लोग हैं वो आपको लिंक शेयर करेंगे, ठीक है? तो आपके पास जो है ना वो लिंक आ जाएगा, वो आपने दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है? और आपने मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि अगली क्लास में इंशाल्लाह सर हम अपने 4-4 5-5 दोस्तों के साथ क्लास में मौजूद होंगे, ठीक है? तो ये काम हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ इंशाल्लाह, सब बोलो फटाफट। हो जाएगा ये काम? जल्दी से इंशाल्लाह बोलो सब। देखो अच्छी चीज है, किसी तक बात पहुंच जाए, कोई बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है किसी वजह से, तो वो हमारी लाइव क्लासेस में पढ़ लेगा तो उसका भी भला होगा, तुम्हें भी अल्लाह ताला उसका अजर देगा, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है, ठीक है, कि आपने इस लिंक को दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये सारी बातें आप याद रखिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आपका उस्ताद आज से अलविदा चाहता है। अल्लाह हाफिज।